हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट और आगे उसके है क्वेश्चन मार्क। मतलब कि आज के इस लेक्चर में हम ये प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में जो पुष्प है वो एक रूपांतरित परो है। बात करेंगे आज कुछ ऐसे प्रमाणों की जो इसके पक्ष में प्रमाण देते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित परो है। बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ मेटामॉर्फोसिस की। ये थ्योरी ऑफ मेटामॉर्फोसिस सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे जोहान वोल्फगैंग वॉन गॉय थे। इन्होंने सन 1790 के अंदर यह थ्योरी, ये परिकल्पना दी थी। इसे क्लासिकल कंसेप्ट भी कहा जाता है और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो फ्लावर है या पुष्प है ये समजात है किसके, कायिक परों के, और जितने भी इसके लेटरल अपेंडेजेस हैं, पार्श्वीय जो उपांग है जिन्हें अपन कहते हैं सेपल, बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग, इनकी जो आकारिकी है या यूँ कहते हैं यह आकारिकी रूप से समानता रखते हैं पर्णों से। जो पर्ण हैं उनसे ये आकारिकी रूप से समानता दर्शाते हैं और जो पुष्प है वो क्या है, वेजिटेटिव या कायिक परो है। इसका समर्थन किया था थॉर्ने ने सन 1963 के अंतर्गत, और इनके अनुसार कि जो प्रिमिटिव या प्राचीन आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म्स जो थे उनका जो फ्लावर था उसके अंदर एक अक्ष थी। उस अक्ष पर अनेक विभिन्न कह सकते हैं अनेक विभिन्न प्रकार के सर्पिल रूप से विन्यासित बंध्य तथा जननक्षम उपांग लगे हुए थे। ठीक है कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फ्लावर था उसमें एक एक्सिस था दैट कंटेन्स द न्यूमरस डिस्क्रीट स्पाइरली अरेंज्ड स्टेराइल एंड फर्टाइल अपेंडेजेस। वह एक अक्ष थी जिसके ऊपर अनेक विभिन्नता युक्त सर्पिल रूप से व्यवस्थित बंध्य तथा जननक्षम जो उपांग है वो व्यवस्थित थे, अरेंज्ड थे। और उसी से वर्तमान समय के जो मॉडर्न फ्लावर हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। और उत्पत्ति कैसे हुई है, आइदर बाय द रिडक्शन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट। जो भी अवयव थे या तो उनकी संख्या में कमी से या उनके रूपांतरण से वर्तमान पुष्प की उत्पत्ति हुई है। तो कह सकते हैं कि जो प्राचीन आवर्त बीजियों का पुष्प था उसके अंदर एक अक्ष थी और अक्ष के ऊपर अनेक सर्पिल रूप से व्यवस्थित जो अपेंडेजेस थे, उपांग थे, वो लगे हुए रहते थे। और उन्हीं से वर्तमान समय का जो पुष्प है उसकी उत्पत्ति हुई है, उन उपांगों के नंबर में कमी की वजह से या उनके रूपांतरण की वजह से। अब जो आपके परो प्रकृति है फ्लावर की, उसको जो निम्नलिखित प्रमाण हैं उससे प्रमाणित किया जा सकता है या उसके सपोर्ट के अंदर निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होमोलॉजी ऑफ फ्लोरल बड कि जो पुष्पीय कलिका है उसकी कायिक कलिका से क्या क्या समानता है उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं कि ए floral and the vegetative bud although appears quite differently, means जो कायिक कलिका है और जो पुष्प कलिका है, हालांकि जो बाह्य रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी विभिन्नता रखती है अपनी संरचना के अंदर। बाह्य रूप से, बाह्य आकारिकी में काफ़ी असमानता रखती है, डिफरेंट है। बट अगर इनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात की जाए तो इनके अंदर काफ़ी सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे क्या समानताएं देखने को मिलती हैं, बात करते हैं। फ्लोरल और वेजिटेटिव बर्ड्स, जो पुष्प और कायिक कलिकाएं हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है या तो वो अंतिम यानी तटस्थ होती है और या फिर वो लगे हुए रहते हैं एक्सिलरी पोजीशन पे, कक्षस्थ स्थिति के अंदर रख देते हैं। चाहे वो पुष्प कलिका हो चाहे वो कायिक कलिका हो, इनकी जो पोजीशन होती है या तो वो टर्मिनल होगी या वह कक्षीय होगी। सेकेंड चीज़ अपन बात करें तो कभी कभी जो फ्लोरल बर्ड्स हैं, पुष्पीय जो कलिकाएं हैं, वह रूपांतरित हो जाती है किसके अंदर, कायिक
कलिकाओं के अंदर या बल्बिल्स के अंदर, जैसे कि अगेव के अंदर देखने को मिलता है, एलियम के अंदर देखने को मिलता है, जो ये प्रमाणित कर रहा है कि दोनों की दोनों जो संरचनाएं हैं वह समरूप संरचनाएं हैं। नेक्स्ट जो प्रमाण प्रस्तुत किया गया है इस पक्ष में कि जो पुष्प है वो एक रूपांतरित परो है, वह है एक्सिस नेचर ऑफ द रिसेप्टिकल्स, यानी कि जो रिसेप्टिकल्स है या थैलेमस है, थैलेमस वह संरचना जिसके ऊपर जो पुष्पीय अवयव हैं वो लगे हुए रहते हैं। बताने की कोशिश करेंगे कि इस थैलेमस या रिसेप्टिकल की जो नेचर या प्रकृति होती है वो अक्षीय प्रकृति होती है, जिस प्रकार से एक कायिक परो की होती है। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि जो थैलेमस है बेसिकली एन एक्सिस बेयरिंग द फ्लोरल अपेंडेजेस। सामान्य रूप से ये एक अक्ष होती है जिसके ऊपर जो पुष्पीय अवयव हैं वो लगे हुए रहते हैं। अब जो शूट नेचर है या परो प्रकृति है थैलेमस की, उसको एविडेंट किया जा सकता है, उसको प्रमाणित किया जा सकता है निम्नलिखित चीज़ों से। क्या क्या वो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है कि नोड्स और इंटरनोड्स की बात कर लेते हैं कि जो नोड्स होती हैं जहाँ पे अपन कह सकते हैं कायिक कलिका या पर्ण जहाँ पे विकसित होती है उस क्षेत्र को कहा जाता है नोड, और इनके दो नोड्स के बीच का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है आपके इंटरनोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड होंगे और नोड के बीच का जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र कहलाता है आपके इंटरनोड। जैसा कि अपन ने बात की थी जब अपन ने पढ़ा था मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में, तो जो इंटरनोडल रीजन होता है वह सामान्य रूप से ये देखने को मिलता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होती है या पुष्पीय अक्ष होती है उसके अंदर जो इंटरनोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, इनका जो दायरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। परंतु अपवाद स्वरूप जैसे कि कैपेरिस के अंदर अपन ले लें या गायनेंड्रोप्सिस के अंदर ले लें अपन, या फिर अपन पैसिफ्लोरा के अंदर ले लें, यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसेप्टिकल होता है या थैलेमस होता है उसके अंदर प्रोमिनेंट नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप इस चित्र के माध्यम से कि यहाँ पे दो संरचनाएं आपको दिखाई गई हैं, एक है एंड्रोफोर और एक है गाइनोफोर। इनको कहा जाता है गाइनेंड्रोफोर कम्युलेटिवली या सम्मिलित रूप में अपन कहते हैं। अब जो इंटरनोड उपस्थित है किसके बीच में, कह सकते हैं कैलेक्स या यूँ कह दें कि दल और जो पुमंग है या पुंकेसर हैं, इनके बीच की जो इंटरनोड है इसको कहा जाता है आपके एंड्रोफोर, और जो पुंकेसर और जायांग के बीच की जो इंटरनोडल रीजन है इसको कहा जाता है गाइनोफोर। तो यहाँ पे जो इंटरनोड्स हैं सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि इंटरनोड्स जो होती हैं पुष्पीय जो अक्ष होती है उसके अंदर रिड्यूस होती हैं, उनका दायरा कम होता है, छोटी देखने को मिलती हैं। परंतु जो उदाहरण है आपके कैपेरिस हो गया, गायनेंड्रोप्सिस हो गया या पैसिफ्लोरा हो गया, या इनके अंदर क्या होता है कि जो इंटरनोड्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। जैसा इस उदाहरण से अपन देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रोफोर और गाइनोफोर के रूप में उपस्थित हैं आपके इंटरनोडल रीजन्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ पुष्प के अंदर, जैसे कि रोज़ हो गया, लार्कस्पुर हो गया या पियर हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि रिसेप्टिकल जो होता है या यूँ कह दीजिए जो थैलेमस होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू रहती है पुष्प के निर्माण के बाद में। यानी कि जैसे अपन देख सकते हैं रोज़ के अंदर कि जो पुष्प है यहाँ पे निर्मित हो गया, यहाँ अपेंडेजेस बन गए, सारे बाह्य दल बन गए, दल बन गए, पुमंग जायांग सबका निर्माण हो गया यहाँ पे, और उसके बाद भी जो रिसेप्टिकल या थैलेमस है उसकी ग्रोथ है, उसकी वृद्धि है वो कंटिन्यू रही, और कंटिन्यू रह के उसने क्या बना दिया, उसने बना दिए आपके पर्णों का निर्माण कर दिया उसमें ऊपर। और उसके ऊपर क्या है देख सकते हैं अपन यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके माध्यम से भी कि उसकी फ्लोरल जो रिसेप्टिकल ऑफ द फ्लावर कंटिन्यू इट्स ग्रोथ इवन आफ्टर प्रोड्यूसिंग ऑल 4 फ्लोरल अपेंडेजेस एंड देन इट प्रोड्यूसेस नॉर्मल फॉलिएज लीव्स, और उसके बाद में निर्माण कर लेता है पर्णों का। तो ये भी दर्शाता है क्या, जो रिसेप्टिकल्स हैं उसके अक्षीय प्रकृति को। नेक्स्ट अपन बात करें जो माइकेलिया कैम्पेका है, उदाहरण लिया है अपन ने, इसके अंदर क्या होता है कि जो थैलेमस होता है वो इलोंगेट करता है, जो पुष्पासन है थैलेमस वो इलोंगेट करता है एक सामान्य स्तंभ के रूप में बियॉन्ड द कार्पल। जो कार्पल है उसके बाद में भी इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है और इसके ऊपर एग्रीगेट जो पुंज होता है फलों का
वो अपने को देखने को मिलता है। यह भी बताता है किसकी, पुष्पीय अक्ष की कायिक अक्ष से समांतर। नेक्स्ट अपन बात करें, जो प्रमाण है नेक्स्ट दिया गया है वह है फॉलेज नेचर ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस। जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, चाहे वो बाह्यदल, दल, पुमंग हो या जयांग हो, उनकी पर्णीय प्रकृति। उसके अंदर सबसे पहले आती है आपके फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी सामान्यतः होती है कि जो जो पर्ण है वो स्तंभ पे किस क्रम में लगी रहती है, उनका अरेंजमेंट जो होती है, इसकी व्यवस्था जो होती है वो फिलोटैक्सी कहलाती है। अब जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, पुष्पीय अवयवों का जो आपकी व्यवस्था है, वह समतुल्यता या समानता रखती है किससे, दैट ऑफ द फॉलेज लीफ ऑन द स्टेम्स। तो जिस प्रकार से एक कायिक स्तंभ के ऊपर पर्णों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो फ्लोरल जो थैलेमस होता है उसके ऊपर जो पुष्पीय अवयव है उनकी व्यवस्था होती है। तो दोनों के अंदर समानता देखने को मिलती है फिलोटैक्सी के अंदर भी। अब नेक्स्ट है अपना जो एविडेंस अपन ने दिया है किसके लिए, फॉलेज नेचर ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी कि पुष्पीय अवयवों की पर्णीय प्रकृति के लिए, वह है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन सामान्यतः अपन कहते हैं आपके पुष्पदल विन्यास को। तो प्रीफोलिएशन ऑफ द फोलिएज लीव्स, है ना, यानी कि जो लीव्स होती हैं, जो कायिक कलिका होती है, उसके अंदर जो पर्णों की व्यवस्था होती है, ठीक है, वह समानता रखती है किससे, बाह्यदल और दल के विन्यास से। तो जो बाह्यदल और दल का विन्यास होता है वह समानता रखता है किससे, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स विद इन द वेजिटेटिव बर्ड। जो कायिक कलिका है उसके अंदर जो पर्णों की व्यवस्था होती है उससे। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है फोलियर नेचर ऑफ द स्टेमन, सेपल। जो सेपल है या बाह्यदल है उनकी पर्णीय प्रकृति। जैसा कि कहा जाता है कि द सेपल इज ए मॉडिफाइड लीफ। जो सेपल है या बाह्यदल है, क्योंकि हरे होते हैं, अपने को सामान्य रूप से पता है, जब अपन ने पुष्प पढ़ा था उसके अंदर बात की थी अपन ने। तो जो सेपल होता है वो एक रूपांतरित पर्ण है, और इसको उदाहरण देके समझाया जा सकता है म्यूसेंडा के माध्यम से। यहाँ क्या होता है, देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, यहाँ क्या होता है कि जो एक बाह्यदल होता है यह अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, और आकार में वृद्धि करके ये एक पर्ण में रूपांतरित हो जाता है। जो यह बताता है कि जो बाह्यदल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, पर्णीय प्रकृति होती है, या वो एक रूपांतरित पर्ण है। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है ट्रांजिशन ऑफ द फ्लोरल लीव्स, यानी कि जो फ्लोरल लीव्स हैं, या यूँ कहते हैं कि जैसे कि बाह्यदल है, दल है, पुमंग है और जयांग है, इनका आपस में रूपांतरण किस प्रकार से होता है। जैसे निम्फिया के अंदर या वाटर लिली के अंदर अपन देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक प्रकार का ट्रांजिशन या रूपांतरण अपने को देखने को मिलता है। जैसे कि जो सेपल हैं वो पेटल में रूपांतरित हो सकते हैं, और जो पेटल हैं वो स्टैमन में हो सकते हैं। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलता है फ्रॉम, या यूँ कहते हैं ऑल लेवल ऑफ ट्रांजिशन कैन बी सीन हियर, जहाँ पे अपन देखते हैं कि जो रूपांतरण है वो सेपल से पेटल तक और पेटल से स्टैमन तक हो सकता है। और इसी प्रकार से जो कैना है, कैना के अंदर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एंथर होते हैं, या अपन यूँ कहते हैं जो पुंकेसर होते हैं, और जो आपके स्टिग्मा है, वो उनकी प्रकृति यूँ कह सकते हैं वो पेटल के समान हो जाती है। जो पेटल हैं उनके समान हो, डिस्टिंग्विश या इनको अंतर नहीं किया जा सकता पेटल से या दलों से। तो ये भी बताती है आपके जो पुष्पीय अवयव हैं उनकी पर्णीय प्रकृति को। धन्यवाद।